Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, the first female cricketer of which international team to have a statue cast in her honor? And correct answer is ऑस्ट्रेलिया और प्लेयर का नाम है बेलिंडा क्लार्क. नेक्स्ट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर एनएसओ is 7%. So without wasting any time, let's see what is in the news. So here first news is talking about the ongoing event of जोशीमठ. देखिए हुआ क्या है जोशीमठ का, जैसे आप सभी को पता है अभी बहुत सारे हाउसेज मोर देन 600 इन नंबर, ये सारी बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं. ठीक है. वाइब्रेशन विच वॉज कॉज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ऐसा बोलना है यहाँ के लोगों का. इनका बोलना है कि ये जो इशू हुआ है, ये जो क्रैक्स आए हैं, ये इरिवर्सिबल डैमेज है जो कि सेक्रेट टाउन में हुए हैं. रिजल्ट क्या हुआ है, ये जो सेक्रेट टाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू हेमकुंड साहिब एंड बद्रीनाथ, इसको लैंडस्लाइड सबसिडेंस जोन डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया है. ठीक है, लैंडस्लाइड सबसिडेंस जोन इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है. अगर हम बात करें देखिए जोशीमठ की, तो जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल उत्तराखंड में सिचुएटेड है. अगर इसको इस तरीके से समझें कि यहाँ पर हमारा केदारनाथ है और यहाँ बद्रीनाथ, तो जब हम बद्रीनाथ से नीचे उतरेंगे यहाँ मिलेगा हमें जोशीमठ. ठीक है, और इसके बाद आगे जाएंगे तो हमें बाकी के देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग देखने मिलेंगे. अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो देखिए ये 6150 फीट की हाइट पर बना हुआ है. ठीक, और ये उन 4 पीठों में से एक है जिनको आदि शंकराचार्य ने स्टैब्लिश किया था. सो ये जो 4 मठ जिनकी बात की जाती है, ये कौन कौन से हो जाते हैं. देखिए सबसे पहले बद्रिक आश्रम ज्योतिपीठ, जिसे हम जोशी मठ भी बोलते हैं, जो हमारा चमोली उत्तराखंड में सिचुएटेड है, नॉर्थ में बेसिकली. वहीं अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में आपको देखने मिल जाएगा श्रृंगेरी शारदा पीठ, जो कि चिकमंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है. ईस्ट में अगर हम चले जाएं तो हमें देखने मिल जाएगा गोवर्धन पीठ, जो कि पुरी उड़ीसा में सिचुएटेड है. और वेस्ट की बात करें तो इट इज़ द शारदा पीठ, द्वारका, गुजरात. तो ये 4 पीठ है जिन्हें आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया था, तो ये आप याद रखेंगे. वहीं हम अगर बात करें जोशी मठ की, तो विष्णु प्रयाग जोशी मठ में वो प्लेस है जहाँ पर आपकी रिवर अलकनंदा और धौली गंगा यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होती हैं. अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि जो एंशियंट बासदेव मंदिर है, ठीक है, बासदेव टेम्पल, ये भी जोशी मठ में सिचुएटेड है एंड इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू वासुदेव. और वासुदेव वॉज अ बुद्धिस्ट ओरिजिन, बट लेटर उन्होंने ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस को फॉलो किया, और कतयुरी किंग जिन्होंने लगभग 7th to 11th सेंचुरी में इस एरिया में रूल करते थे, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया. अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी याद रखना है, जब हम जोशी मठ की बात करें तो देखिए ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर चाइना बना हुआ है, यहाँ बद्रीनाथ हमें दिखेगा, यहाँ केदारनाथ, और यहाँ जोशी मठ बना हुआ है. तो इसकी क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी भी हो जाती है मिलिट्री स्टेशन से. साथ ही ये लोकेटेड है मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन पर. जब हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है हिमालयाज में बहुत सारे फॉल्ट हमें देखने मिलते हैं, जिसमें से एक है MCT लाइन, जो कि डेवलप हुई थी अगेन because of the collision of Indo-Australian plate with the Eurasian plate. इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि MCT किन 2 जगहों को सेपरेट करती है. तो हिमालय में MCT जो है हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इट सेपरेट्स द ग्रेटर हिमालय एंड द लेसर हिमालय. लगभग 2200 किलोमीटर लंबा ये फॉल्ट है, विच शोज़ कि ये जो जोन है ये सेस्मिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. इसी के साथ आप याद रखेंगे यहाँ पर एक कमेटी थी 1976 में, एक कमेटी बनी थी मिश्रा कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी और बोला था कि जोशी मठ की जो सिचुएशन है वो एक एंशियंट लैंडस्लाइड एरिया पे बनी है, और इस वजह से यहाँ पे कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन हमें करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे कोई भी इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए. अब देखिए अगर बात करें तो जोशी मठ में जो भी सिचुएशन आज की डेट में हो रही है, इसमें नेचुरल और मैन मेड दोनों ही रीजंस जिम्मेदार हैं. पहले तो हमने बोला ये MCT पर है, ये ऑलरेडी एक सेस्मिक जोन में बना हुआ है ना. हाई रिस्क जोन होते हैं जो हमारे सेस्मिक जोन होते हैं, उसमें 5th जोन पर ये आ जाता है.
यहाँ पर ग्राउंड सबसिडेंस की सिचुएशन लगातार हो रही है, मतलब सरफेस जो है अर्थ का वो कंटिन्यू रिमूव या डिस्प्लेस यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, ये एक स्लोप या टनलिंग कटिंग एरिया पर बना हुआ है। अलॉन्ग विद दैट इसमें जो सबसे बड़ा यहाँ पर नाम निकल कर आ रहा है वो है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसके कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कि हेलांग बाईपास पे चल रहा है, इस प्लेट के जो ऑलरेडी वीकर जोन में सिचुएटेड थी उसका यहाँ पर हमें सबसिडेंस देखने मिल रहा है या यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है, सो ये इस पूरे आर्टिकल के बारे में था, इस आर्टिकल का क्रक्स था, और इससे जो भी रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ में है फ्लोटिंग सोलर पावर कैन हेल्प जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी. देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि हम जब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स की बात करते हैं, जिसमें आपको एक याद होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. रिसेंटली रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है. ये कहाँ पर बना हुआ है और इसका जो कैपेसिटी है वो कितना मेगावाट का है. ऑल राइट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, सो यू शुड रिमेंबर द नेम विच इज़ द रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट. इसका कितना मेगावाट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और ये किस जगह पर बना हुआ है, ये आपको मुझे बताना है. चलिए, जब हम फ्लोटिंग सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो ये फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पर काम करते हैं. ठीक है, एक फ्लोटिंग वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए आपको ये, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, इनको लगाया जाता है किसी भी ओपन सी में या ओशन में, लेक पे, जहाँ पर भी इनको डैमेज ज़्यादा ना पहुँचे. ठीक है, ये बेसिकली अगर हम इनकी बात करें, दीज प्लेटफॉर्म आर टिपिकली मूड और कामर बॉडीज ऑफ वाटर, है ना, जहाँ ज़्यादा हलचल देखने के लिए नहीं मिले. ठीक है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, ऐसी जगह पर इन्हें लगाया जाता है ताकि इनमें डिस्ट्रक्शन ना हो. अलॉन्ग विद दैट इनको ऐसी जगह पर भी लगाया जाता है जहाँ पर किसी भी तरीके का हमारा जो एनवायरनमेंट है या बायोडाइवर्सिटी है उसको भी यहाँ नुकसान नहीं पहुँचे. अब ये जो पूरा आर्टिकल है ये बात कर रहा है इनके लगाने के बेनिफिट के बारे में. देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है. सबसे पहले जब हम किसी भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं तो पहले तो देखिए लिमिटेड लैंड का रिक्वायरमेंट होता है. कैसे लिमिटेड लैंड का रिक्वायरमेंट होता है? देखिए, जब भी कोई आप एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो किसी भी चीज़ को लगाने के लिए अगर हम सपोज़ किसी लैंड पर एक सोलर पावर प्लांट लगा रहे हो तो एक बहुत बड़ी ज़मीन की आवश्यकता है. रिजल्ट क्या होगा? ऐसी ज़मीन किसी और काम की नहीं रह जाएगी. बट जब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पावर प्लांट्स की, तो ऑलरेडी ये कहाँ पर है? ये एक ओपन वाटर बॉडी में है, ये किसी ज़मीन को यहाँ पर कवर नहीं कर रहे. दूसरी, ये जो वाटर का एवेपोरेशन रेट है उसको कम कर देता है. देखिए हमारे यहाँ 332.5 लाख क्यूबिक मीटर जो पानी है, जो कि बहुत अच्छा पानी है, वो इवेपोरेट हो जाता है. रिजल्ट क्या होगा? जब हम इस तरीके के सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल कर देंगे तो ये इवेपोरेशन का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं हम क्या हेल्प कर रहे हैं? वाटर कंजर्वेशन में भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट देखिए ये CO2 के एमिशन को रिड्यूस करते हैं. ये जो वाटर बॉडी होती हैं ये क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं मेंटेन द एम्बिएंट टेम्परेचर. ठीक है, रिजल्ट क्या हो जाता है? जैसे कोल कंजम्पशन हो जाते हैं जो बहुत सारा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. बट जब हम बात करते हैं सोलर पावर प्लांट की तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी नुकसान हमें देखने के लिए नहीं मिलता. वहीं एक और बात की जा रही है यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को भी ये मदद करते हैं. देखिए क्या होता है, कई बार इस तरीके के सोलर पावर प्लांट्स को लगाने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? आर्टिफिशियल पॉन्ड्स लेके या रिजर्वॉयर का निर्माण करवाती हैं. एज ए रिजल्ट ये रिजर्वॉयर देखिए एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं. बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फौना, उसको भी ये हेल्प करते हैं, है ना. सो ये इस पूरे आर्टिकल की बहुत अच्छी बात है जिनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि इनके बेनिफिट क्या होते हैं. ठीक, चैलेंजेस की अगर हम वहीं यहाँ पर बात कर लें तो देखिए ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं इंस्टॉल करने के लिए. लिमिटेड एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिलता है. और कभी अगर वाटर की बैड टोपोग्राफी हो गई तो ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, सो ये तो रहा आर्टिकल के बारे में. अलॉन्ग विद दैट एडिशनली आपको क्या जानना ज़रूरी है? जी, आपको सोलर पार्क स्कीम के बारे में पता होना चाहिए.
आपको रूफटॉप सोलर स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, जिसका काम था टू हार्नेस सोलर पावर बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। अलॉन्ग विद दैट अटल ज्योति योजना, जिसे अजय स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं सोलर एनर्जी को लेकर, वो आपको पता होना चाहिए। जब हम फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल की बात कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन कॉर्नर से निकाला हुआ आर्टिकल है ना। क्वेश्चन कॉर्नर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ किसी भी आर्टिकल को एक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज देयर अ ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एल्जाइमर्स बिफोर सिम्टम शोज अप। देखिए होता क्या है, जनरली जो पेशेंट होते हैं वो जो एल्जाइमर से आइडेंटिफाई होते हैं या डायग्नोस किए जाते हैं, ये जब उनको वो बीमारी हो चुकी होती है, वो ग्रेजुअली अपनी मेमोरी लॉस करने लगते हैं। एक पॉइंट पर आने के बाद आइडेंटिफाई होता है कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, अल्जाइमर्स हुआ है। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन में एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या बन जाता है कि ये जो सिम्टम्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, इनको बस स्लो डाउन कर दिया जाए, है ना। सो प्रॉब्लम क्या है, ये जो डिसीज हुई है, इसके होने के पहले ही इसका सीड प्लांटेड आउट किया जा चुका है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई एक्टिविटी है, कुछ है जिसकी वजह से क्या किया जा सके, अल्जाइमर को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो देखिए एक टीम है रिसर्चर्स की जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की है, इन्होंने डेवलप किया है एक लैबोरेटरी टेस्ट, जिसमें क्या किया जा सकता है, जो एमोलॉइड बीटा एलिगोमीटर है ब्लड में, उसको टेस्ट किया जा सकता है, जिससे पता चलेगा कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग विद द एल्जाइमर्स। अब ये इतना सा सेक्शन समझने के पहले आपको समझना होगा एल्जाइमर्स आखिर होता क्या है। देखिए जब हम एल्जाइमर्स की बात करते हैं तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि ब्रेन के सेल्स को डीजेनरेट कर देता है। रिजल्ट क्या होता है, देखिए इसका रिजल्ट होता है मेमोरी लॉस, वर्ड्स को बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, लिखने में प्रॉब्लम होने लगती है, जजमेंट पुअर हो जाते हैं, मूड पर्सनालिटी चेंजेस होने लगते हैं, ब्रेन फॉग जैसी सिचुएशन हमें दिखाई देने के लिए लगती है। पहली स्टेज की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इसके सिम्टम्स आपको डिमेंशिया की तरफ ले जाते हैं। और डिमेंशिया वो ग्रुप है बीमारियों का, ब्रेन डिसऑर्डर्स का, दैट कैन कॉज द लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड ऑल द सोशल स्किल्स। ठीक है, यही कारण है कि आपको मैं बता दूं, अल्जाइमर जिन प्रोटीन्स के थ्रू जनरेट होता है, बेसिकली अल्जाइमर्स जो कॉज होता है वो बिल्डअप ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, जिन्हें हम टाउ टैंगल्स बोलते हैं। ठीक है, या इन्हें ही हम प्लेक्स के नाम से बोलते हैं विद इन द ब्रेन। और इन्हीं को थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ भी बोला जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है, सो टाउ की जहाँ हम यहाँ पे बात करें, ये वो प्रोटीन है विच अकर्स इन टैंगल्ड फॉर्मेशन इन द ब्रेन ऑफ अल्जाइमर पेशेंट। इट डिसरप्ट्स द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर इन द ब्रेन। रिजल्ट क्या होता है, ये एक इनक्योरेबल डिसीज हो जाती है और अल्टीमेटली ब्रेन के सेल्स ग्रेजुअली डेथ उनकी होने लगती है, और इसको रिवर्स कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ बताने की क्या कोशिश करी जा रही है, ये जो कॉज है अल्जाइमर का वो हो जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ एमोलॉइड बीटा पैप्टाइड्स। ठीक है, इन्हीं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो ये इसके एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेन के। रिजल्ट क्या होता है, दो सीड्स आर एमोलॉइड बीटा प्रोटीन्स, जिसको हमने अभी यहाँ पर बात करी, that misfold and clump together and forming small aggregated called oligomers। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये इनका प्लेन चेंज होता जाता है, और ये टॉक्सिस ओलिगोमर्स जो एमोलॉइड बीटा के होते हैं, ये ग्रेजुअली किसी भी व्यक्ति के अंदर अल्जाइमर्स को डेवलप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक रिसर्च हुई है, बहुत सारे लोगों पर इसको ट्राई किया गया है और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने आए हैं। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है मूव टू क्रिएटिव वूका। देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस। ठीक है, जिसको यहाँ पर वूका बोला जा रहा है। हो क्या रहा है, जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो डिजिटल लिटरेसी आज की डेट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। होता क्या है, डिजिटल लिटरेसी लोगों को एक से दूसरे से कनेक्ट करती है,
कम्युनिकेशन ईजी प्रोवाइड करती है, हायर एजुकेशन को एक इंटीग्रेटेड डिजिटल क्रिएटिव बोर्ड की तरह यहाँ पर लाती है। तो यहाँ पे सवाल ये किया जा रहा है, हाउ कैन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेट डिजिटल क्रिएटिविटी इनटू द एकेडमिक करिकुलम। देखिए, सबसे पहले बात की जा रही है डिजिटल इंटेलिजेंस की। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो ये हमेशा एक बहुत पॉपुलर स्ट्रीम रहा है, चाहे आज की डेट में हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, किसी भी नॉन टेक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट या दूसरे कोर्सेज की बात करें, तो डिजिटल इंटेलिजेंस हमेशा आगे रहा है। अगर प्रेजेंट डेट में बात करें तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया कंप्यूटर साइंस तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से आगे बढ़ रहा है ना। सो स्टूडेंट्स को क्या करने की आवश्यकता है, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए बहुत सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जैसे ड्रोन डिलीवरी सिस्टम हो गया, मेटावर्स हो गया, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल नेटवर्क्स हो गए, इन सबको इन प्रोग्राम्स में ऐड करने की आवश्यकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर द लॉ हो गए, मैनेजमेंट हो गए, ह्यूमैनिटीज़ हो गए, ताकि स्टूडेंट जो है वो एक डाइवर्स प्रोस्पेक्ट में क्या कर पाए, नॉलेज ले पाए। तो सबसे पहले डिजिटल इंटेलिजेंस हमें डेवलप करना होगा। दूसरी यहाँ पे बात की जा रही है क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड entrepreneurship thinking। देखिए, डिजाइनिंग क्रेडिट कोर्स लाइक एक्सेलरेटिंग क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिएटिव थिंकिंग, जिन भी करिकुलर में इन्हें डेवलप किया जाएगा, जिस भी डिसिप्लिन में इन्हें डेवलप किया जाएगा, ये एक एसेंशियल स्किल जनरेट कर देंगे बच्चे के अंदर। ठीक है, उसका एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाएगा कि भाई ये इनोवेशन है, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और उसे एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए यहाँ पर हेल्प मिलेगी, विच विल डायरेक्टली प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप माइंड। है ना, लोगों को पता चलेगा कि उद्यमिता क्या होती है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पर हेल्प करने में भी मदद करेगा। देखिए, जब इस तरीके की एक्टिविटी हम बच्चे को उसके करिकुलम में दे देते हैं ना, होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जनरेट होती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पर आती है। आज की डेट में जब हम बात करें तो जो लोग रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, एक काम किया ख़त्म किया, रिपीट किया, काम किया ख़त्म किया, तो उसमें क्या हो जाता है, जो उनका इंटेलिजेंस या उनकी कॉग्निटिव है वो लिमिटेड हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ह्यूमन एक्सपेक्ट करता है कि वो बहुत सारी डॉट्स को कनेक्ट करे, अंडरस्टैंड करे, बिहाइंड द स्टोरी क्या है, क्या ग्राफ्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो सकते हैं, हाई कॉग्निटिव स्किल्स क्या हो सकती हैं। तो इन सबको यहाँ पर हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। और ये हम कैसे करेंगे, डेटा के विजुअलाइजेशन की मदद से, स्टोरी टेलिंग की मदद से, प्रेजेंटेशन स्किल्स को लाकर, केस स्टडीज़ को यहाँ पर कोर्स और करिकुलम में इन्वॉल्व कर। सो देखिए, यहाँ पर बात यही की जा रही है, कनेक्ट और कम्युनिकेट करने की हमें आवश्यकता है। किसको, डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजिटल हैबिट्स के साथ यहाँ पर हमें लाने की ज़रूरत है। और इस तरीके की सिचुएशन, मतलब एक एम्पैथेटिक सिचुएशन यहाँ पर लाने की ज़रूरत है कि लोग, बच्चे या स्टूडेंट्स यहाँ पर फील कर सकें और एक्सप्रेस कर सकें अपनी एजुकेशन को, सिर्फ पेपर्स पर नहीं, बट कि डिजिटल वर्ड्स में भी वो उनका यहाँ पर क्या कर सके, यूज़ कर सके। जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, बिहेवियरल फाइनेंसिंग सिस्टम्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टिमुलेट करेगी हमारे एक नए क्रिएटिव वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। सो बहुत अच्छे से डिजिटल लिटरेसी को जोड़ा गया है किसके साथ, एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है, कैन फॉरेन यूनिवर्सिटी सेट अप कैंपस इन इंडिया नाउ। देखिए, ये उस न्यूज़ आर्टिकल का रिजल्ट है जो अभी कुछ दिन पहले ही आया था, जहाँ यूजीसी ने प्रपोज किया है कि वो बहुत सारे फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अलाउ करेगा कि वो इंडिया में आए और क्या कर सकते हैं, अपना एक कैंपस सेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यूजीसी ने आखिर प्रपोज क्या किया है। यूजीसी ने देखिए अनाउंस किया है कि वो एक ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया लेकर आएंगे। बात यहाँ पर क्या की जा रही है, ये जो प्रपोजल है ये अलाउ कर रहा है उन दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी ग्लोबल रैंकिंग 500 या इसके अंदर है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो भी टॉप रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या कर सकेंगी, इंडिया में आकर अपना कैंपस यहाँ पर सेट कर पाएंगी। रिजल्ट क्या होगा,
इनको यूजीसी ने क्या कंपलसरी कर दिया है, मतलब ईज करने की बात की जा रही है कि इनका जो एडमिशन प्रोसेस है ये अपने तरीके से रख सकते हैं। जो इनके क्राइटेरिया हैं किसी बच्चे को एडमिशन देने के या नहीं देने के, वो भी ये रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्या होगा, इनके पास ऑटोनोमी होगी फीस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। साथ ही इंडिया में इनको इस तरीके कोई भी कैप्स या डिस्टर्बेंस फेस नहीं करने पड़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ये जो फीस है वो रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट हो। क्लियर। साथ ही यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि ये जो यूनिवर्सिटी या कैंपसेस हैं ये इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर पाएंगे या प्रमोट नहीं कर पाएंगे जो इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं क्या कर रहा हो, हर्ट कर रहा हो, या इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं हायर एजुकेशन को लेके उस पर खरा ना उतर रहा हो। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर फंड मूवमेंट होगा इसे भी इंडिया इजी करेगा ताकि यूनिवर्सिटीज़ को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ फेस करने के लिए ना मिले। सो जो भी इंटरेस्टेड यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में एक कमेटी बनाई जाएगी, ये सेटअप किया जाएगा, वो यहाँ पर क्या कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं, उनमें लुक इनटू किया जाएगा, देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद उन्हें परमिशन दी जा सकती है कि वो यहाँ आए और क्या करें, अपना इंस्टीट्यूट सेट कर लें। ठीक है। इसके साथ ही ना ये ड्राफ्ट बहुत अच्छी बात कर रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इनके पास पूरा अधिकार होगा कि ये किस फॉरेन फैकल्टी को बुलाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को किस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये पूरी आज़ादी इनके पास रहेगी। ये चाहे तो इंडिया से किसी को हायर कर सकते हैं, बाहर से बुला सकते हैं, तो ये पूरा इनकी जिम्मेदारी होगी। अलॉन्ग विद दैट जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी सपोर्ट होगा वो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। अलॉन्ग विद दैट इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखिए इंडिया को, इंडिया एक ग्लोबल डेस्टिनेशन हब बन सकता है फॉर हायर एजुकेशन। साथ ही जो बच्चे यहाँ से विदेश चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए वो भी इंडिया में रुक सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, इन बच्चों को जो डिग्री दी जाएगी ना ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी, मतलब वैसी ही होगी जैसे एक बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है, जस्ट उसने इंडिया के कैंपस से यहाँ पर रहकर क्या करी है, पढ़ाई करी है। तो जितने भी उसके बेनिफिट होंगे वो भी यहाँ पर उसे सिमिलर ही मिलने वाले हैं। अब देखिए गवर्नमेंट के लिए इसका फ़ायदा क्या, पहले तो ये बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, जो हमारा इतना सारा एजुकेशन और इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से बाहर चला जाता है, पहले तो वो देश में ही रह जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी, इसकी वजह से जो हमारा कॉस्ट है वो भी कट हो जाएगा। क्लियर। अलॉन्ग विद दैट जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है किसी को पे करने के लिए वो भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। क्लियर। साथ ही जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी ये फुलफिल कर रहा है, जो कि बोल रहा है कि दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो इंडिया में क्या करेंगी, एक बहुत अच्छे फ्रेमवर्क के थ्रू यहाँ पर काम करेंगी। सो यूजीसी का ये जो ड्राफ्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं इंडिया को एक ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन बनाने के लिए, लाइक इंडिया वॉज इन दी एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। ऑल राइट। सो ये था इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स। आगे बढ़ते हैं एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर। And first news is 17th Pravasi Bharatiya Divas convention begins at Indore in Madhya Pradesh. Next, US Food and Drug Administration grants accelerated approval for Alzheimer's disease. Next, India and Japan are all set to hold the joint air exercise called Veer Guardian 2023 at Hyakuri Air Base, Japan from 12th of January 2023 to 26th January 2023. Next, Republican Kevin McCarthy was chosen as US House Speaker following the dramatic election. Next and last and current oriented one-liners today is CM Shri Chauhan was addressing the Youth Games 2022 torch unveiling of mascot and theme song launch program at Shaurya Smarak on 8th of January. So it's a quiz time and first question is 17th Pravasi Bharatiya Divas convention organized in which city? And next question is the word VUCA stands for. So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है and stay tuned with us to know the correct answer. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.